जय हिंद। आप देख रहे हैं साइंस टॉक्स और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं दर्पण के बारे में। हम लोग दर्पण के बारे में भी बहुत सारी चीज़ें को पढ़ चुके थे, परिभाषा को हम लोग देख चुके थे। आज दर्पण अर्थात मिरर के प्रकार को हम लोग देखते हैं। तो हमारे पास आज का टॉपिक है मिरर। मिरर का शाब्दिक अर्थ होता है हिंदी दर्पण। दर्पण इसकी विशेषताएं क्या होती है? इसकी विशेषताएं होती है कि अपारदर्शी, ठीक है ना, अपारदर्शी सतह होता है। इसकी दूसरी विशेषता होती है कि चिकना सतह होता है। ये दो शर्त को अपारदर्शी यानी ओपेक होता है, ठीक है ना। ये ओपेक एक सतह होता है जिससे प्रकाश की किरणें आर पार नहीं करती है, और ये चिकना सतह होता है जिससे इस सतह पर पड़ते ही प्रकाश की किरणों को यह परावर्तित कर देती है। जैसे हम इसका उदाहरण ऐसे देख सकते हैं, यहाँ पर प्रकाश की किरण पड़ी और इस दिशा में परावर्तित हो गई। अर्थात वैसा सतह है, वैसा सरफेस जो अपारदर्शी हो, ओपेक हो और स्मूथ हो, चिकना हो, और वह प्रकाश की किरणों को परावर्तित कर दे यानी लौटा दे जिस माध्यम से आई है उसी माध्यम में, तो ऐसे सतह को रिफ्लेक्टर, परावर्तक कहते हैं, अर्थात दर्पण कहते हैं। यह दर्पण होता है। तो अगर हम लोग दर्पण के प्रकार की अगर हम लोग बात करें तो दर्पण दो प्रकार का होता है। एक होता है गोलीय दर्पण, ठीक है ना, स्फेरिकल मिरर, ठीक है ना, स्फेरिकल मिरर। और दूसरा होता है हम लोग का समतल दर्पण, ठीक है ना। समतल दर्पण क्या कहते हैं? इसका दूसरा अंग्रेजी हो जाएगा प्लेन मिरर, ठीक है ना, ये प्लेन मिरर हो जाएगा। अब वो प्लेन मिरर होता है और ये गोलीय दर्पण होता है। गोलीय दर्पण इसको क्यों कहते हैं? एक्चुअली गोलीय दर्पण इसको इसलिए कहते हैं कि जैसे एक हमारा ये गोला है, तो इस गोले के अगर हम लोग पार्ट को देखें कि अगर हम लोग इसके पार्ट को कुछ को अगर हम लोग देखें तो यहाँ से इधर अगर कलई कर देते हैं तो यहाँ से जो आपने देखा जो ये दर्पण बना, एक दर्पण बन गया। फिर इसके इधर वाले पार्ट को कलई कर देते हैं तो एक दर्पण बन गया। तो इधर वाला एक दर्पण और एक इधर वाला, यानी ये दो प्रकार का गोलीय दर्पण हो जाएगा। एक प्रकार आपका हो जाएगा अवतल दर्पण, ठीक है ना, और एक प्रकार हो जाएगा उत्तल दर्पण, ठीक है ना। एक अवतल दर्पण हो जाएगा, एक उत्तल दर्पण। इसको कहते हैं कनकेव मिरर और इसको कहते हैं कन्वेक्स मिरर, ठीक है, कन्वेक्स मिरर। अब इसकी आकृति अगर हम लोग देखें तो इसकी आकृति इस तरह से बनती है, ठीक है ना। ये जो आप देख रहे हैं इस तरह से लाइनिंग किया हुआ, इसको हम लोग बोलते हैं कलई भाग, ठीक है ना। ये कलई एक प्रकार के यौगिक से किया हुआ रहता है, अर्थात ये एक शीशा का अगर आप ले लेते हैं तो उसके एक साइड को हम लोग कलई कर देते हैं ताकि प्रकाश की किरण पार नहीं करे, और इधर से प्रकाश की किरणें पड़ेगी तो इसको हम लोग बोलते हैं परावर्तक सतह, यानी इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टर सरफेस, ठीक है ना, रिफ्लेक्टर सरफेस। उसी तरह से अगर हम उत्तल दर्पण की अगर हम लोग बात करें तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं, ये उत्तल दर्पण है और ये आपका परावर्तक सतह हो गया, ठीक है ना, और ये आपका कलई सतह हो गया, ठीक है ना, ये कलई सतह हो गया। अब अगर हम लोग इसमें बात करें कि इसका परावर्तक सतह अधिक है कि इसका है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की यानी इतने विस्तृत क्षेत्र से प्रकाश की किरणें आएगी, वो परावर्तित होगी, तो इसका परावर्तक सतह बहुत ज़्यादा होता है। इसका परावर्तक सतह देखें तो यहाँ से लेकर यहाँ तक यानी इतने के बीच में के प्रकाश की किरणों को परावर्तित करेगी, और यह इतने के किरणों के बीच के सतह को किरणों के परावर्तित करेगी। तो अवतल दर्पण का परावर्तक सतह छोटा होता है और क्या होता है कि उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह अधिक होता है, इसीलिए इसको साइड मिरर के रूप में भी प्रयोग करते हैं पार्श्व दर्पण के। दूसरा कारण होता है कि यह काल्पनिक और सीधा प्रतिबिंब बनाता है, इसलिए भी पार्श्व दर्पण में उपयोग करते हैं।
इसी का अगर हम लोग देखें कि एक और पार्ट होता है कि अगर इसको और ज़्यादा कर्व कर दे तो इसको क्या कहते हैं कि ये इस तरह की आकृति आपको दिखनी पड़ेगी। ये भी एक अवतल दर्पण ही है, लेकिन इसको परवलयिक दर्पण बोलते हैं, ठीक है ना। परवलयिक दर्पण होते हैं और अवतल दर्पण का ये परवलयिक दर्पण जो रूप है एक्चुअली इसी का प्रयोग गाड़ी के हेडलाइट में होता है, ठीक है ना। और इसमें गोलीय विपथन नाम का दोष नहीं होता है। यहाँ पर आप गोलीय विपथन का दोष पाया जाता है इस अवतल दर्पण में, जबकि इसमें नहीं पाया जाता है। गोलीय विपथन क्या है, अवतल दर्पण के कौन कौन से दोष होते हैं, वो दोष पर हम बात करेंगे, तो वहाँ हम बात करेंगे। फिलहाल अभी आप दर्पण परिचय देख रहे हैं। अब अगर हम लोग बात करते हैं कि ये गोलीय दर्पण से संबंधित कौन कौन से पारिभाषिक शब्द आते हैं, तो इससे पारिभाषिक शब्द कुछ आते हैं। वो होता है वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र, ठीक है ना। इसको हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर। दूसरा होता है वक्रता त्रिज्या, ठीक है ना, सेंटर ऑफ सॉरी सेंटर नहीं, ये त्रिज्या है तो रेडियस हो जाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है ना। तीसरा है, ठीक है ना, ध्रुव, हम आगे पीछे कोई भी लिख सकते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं पोल। और चौथा है आपका मुख्य अक्ष, ठीक है ना, इसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है ना, प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष। पांचवा आप देख सकते हैं मुख्य फोकस, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं फोकस, यानी मेन फोकस। छठा हो जाएगा फोकस दूरी, ठीक है ना, इसको हम लोग बोलते हैं फोकल लेंथ, ठीक है। और इसको हम लोग सातवां इसमें बोल सकते हैं द्वारक, ठीक है ना, द्वारक का हम लोग अपर्चर बोलते हैं, ठीक है ना, अपर्चर होता है। ये हम लोग का क्या कह सकते हैं कि गोलीय दर्पण से संबंधित के आपका हो जाएगा पारिभाषिक शब्द। अगर अब इसके बाद अगर हम लोग प्लेन दर्पण की, समतल दर्पण की अगर हम लोग बात करें, तो समतल दर्पण होता है इस तरह से, प्लेन अगर होता है, इसका यह सतह जो होता है परावर्तक सतह है, ये पूरा प्लेन है और इधर से इसका कलई भाग है। तो आपसे अगर कोई पूछे समतल दर्पण क्या है, तो समतल दर्पण वह दर्पण है जिसका परावर्तक सतह समतल होता है। अगर आपसे कोई पूछे अवतल दर्पण क्या है, तो अवतल दर्पण वह है जिसका, ठीक है ना, जिसका अवतल दर्पण का परावर्तक सतह धंसा हुआ रहता है और उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह उभरा हुआ रहता है, ठीक है। तो अब ये जो हम देख रहे हैं, ठीक है ना, इस पारिभाषिक शब्द को थोड़ा थोड़ा हम लोग देख लेते हैं। तो आइए पारिभाषिक शब्दों में अगर हम लोग देखने की कोशिश करें, तो इसमें हम लोग देख सकते हैं कि जैसे हमने सबसे पहले एक सर्किल ले लिया, स्फीयर ले लिया, सर्किल नहीं बोले, स्फीयर, गोला। आप हम जो जानते हैं कि अगर हमने इस तरह का अगर दर्पण का आकृति ले लिया, तो हम ऐसा समझेंगे क्या कि कोई ऐसी पतली क्या होगी, एक ऐसी पतली कोई लाइन होगी, उसको हम लोग कहेंगे नहीं, एक सतह होगा जिसमें लंबाई भी होगी, चौड़ाई भी होगी। जैसे आप देख सकते हैं कि आप एक पतला सा क्या कर लीजिए कि इतना चौड़ा अगर आप एक प्लेट ले लीजिए, जैसे हम लोग देखते हैं पुट्टी करने के लिए एक चौड़ा टीना का पत्तला होता है, उसको अगर हम लोग इतना ले लेते हैं, ठीक है ना, अगर हम इस तरह से अगर मान लीजिए कि हमारा पास इतना चौड़ा है, अब इसको थोड़ा सा तिरछा कर दे, हम इस तरह से कर्व कर दे, ठीक है ना, इस तरह से अगर हम कर्व कर दे पूरे पार्ट को, तो ये हमारा हो जाएगा अवतल दर्पण, ठीक है। इसके अलावा भी आप प्लेट देखते हैं जिसमें हम नाश्ता करते हैं, हम लोग थोड़ा सा किनारे, चारों तरफ से किनारे से उठा हुआ रहता है, तो वो अगर आप अंदर से देखते हैं तो वो अवतल दर्पण है, और उसको ऐसे करके देखते हैं तो ये उत्तल दर्पण है। आप गाड़ी के साइड मिरर को तोड़िए और देखिए वो चारों तरफ से
धंसा हुआ रहेगा और अंदर उठा हुआ रहता है, यानी ऐसा होता है सतह। ठीक है, तो ये अवतल दर्पण का फिजिकल अपीयरेंस मैंने और उत्तल दर्पण का बता दिया, आप घर पर देख सकते हैं। तो एक गोले का ये भाग होता है। तो अगर हम ये दर्पण ले लें, ठीक है ना, अगर हम ये दर्पण ले लें और यहाँ पर भी ये दर्पण ले लें, तो आप देखेंगे क्या कि इधर वाला जो दर्पण है वो अवतल दर्पण है, और अगर इधर वाला देखें तो यह उत्तल दर्पण है। ठीक है ना, यह अवतल दर्पण है, यह उत्तल दर्पण है। अब हम लोग अगर देखें तो ये किसी गोले का भाग था और ये गोले का यहाँ पर केंद्र था। ठीक है ना, तो ये गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है, ठीक है ना, दैट स्फेरिकल मिरर, ये जो जिस गोले का भाग है उसी गोले के केंद्र को इस गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक है, अब ये वक्रता केंद्र है तो इस वक्रता केंद्र से एक रेखा इधर खींचेंगे और एक रेखा इधर भी खींचेंगे, तो ये वक्रता केंद्र से यहाँ तक एक मिलाएंगे और फिर यहाँ पर ये मिलाएंगे। तो ये दर्पण के मध्य बिंदु, ये दर्पण हमारा यहाँ से यहाँ तक है और इसका ये मध्य बिंदु है, तो यही मध्य बिंदु ध्रुव कहलाएगा, जिसको हम लोग संकेत P देते हैं। तो ये दर्पण का मध्य बिंदु ध्रुव हो गया। फिर यही दर्पण का इधर भी मध्य बिंदु है, ये ध्रुव हो गया आपका। तो ये दर्पण का मध्य बिंदु ध्रुव हो गया। अब ये दोनों तरफ दर्पण का मध्य बिंदु हो गया, ध्रुव हो गया, तो ये उत्तल दर्पण का ध्रुव हो गया, यह अवतल दर्पण का ध्रुव हो गया। दर्पण के मध्य बिंदु को हम लोग ध्रुव पोल कहते हैं। अब ये पोल जो है यानी ध्रुव है और वक्रता केंद्र है, इसको मिलाने वाली जो रेखा खंड है यानी इतनी जो दूरी है या इधर की दूरी है, इसी दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ठीक है ना, इसी दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। अब ये आप समझ गए वक्रता त्रिज्या और वक्रता ध्रुव भी समझ गए और आपने समझ गया वक्रता केंद्र भी। अब ये तीनों बात समझ गए तो अब आप देखेंगे क्या कि इस ध्रुव से और वक्रता केंद्र से होकर गुजरने वाली एक सीधी रेखा हम लोग खींच सकते हैं। ठीक है ना, तो केंद्र से होकर गुजरने वाली और जो ध्रुव से भी होकर गुजरे, अर्थात ध्रुव और केंद्र से होकर गुजरने वाली जो सीधी रेखा होगी, दैट इज कॉल्ड मुख अक्ष। इसी को हम लोग मुख अक्ष कहते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम बना देते हैं कि क्या है कि इधर भी एक मुख अक्ष है और इसका इधर एक मुख अक्ष है। ठीक है ना, तो ये मुख अक्ष है, इधर का यह मुख अक्ष है। तो ये अब आपका जो है यह मुख अक्ष है और यह मुख अक्ष जो हमारा है यह देखेंगे कि ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर गुजरेगी, यह ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर गुजरेगी। ठीक है ना, अब ये ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर गुजरेगी। तो अब इतना हम बात समझ गए, तो अब आते हैं मुख फोकस क्या होता है। मुख फोकस की अगर हम लोग बात करें तो यह मुख फोकस देखेंगे कि इस तरह से अगर एक मुख अक्ष के समानांतर प्रकाश की किरण को ले ले, नीचे से भी एक मुख अक्ष के समानांतर प्रकाश की किरण को ले ले, तो ये दर्पण से परावर्तन इस तरह से होगा और यहाँ पर दर्पण से परावर्तन इस तरह से होगा और ये दर्पण से इधर का परावर्तन जो होगा वह परावर्तन के बाद इस मुख अक्ष के एक खास बिंदु पर मिलेगा और ये जिस बिंदु पर मिलेगा उसी को हम लोग मुख फोकस कहते हैं। तो मुख अक्ष के आती हुई समानांतर किरणें गोलीय दर्पण के परावर्तन के बाद, गोलीय दर्पण से परावर्तन के बाद मुख अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, मुख फोकस कहते हैं। अब इसमें तो रियल में मिला, यानी अवतल दर्पण में रियल में किरणें मिलेगी, लेकिन यहाँ पर अगर समानांतर लेते हैं प्रकाश की किरण तो ये इधर की तरफ जाएगी और ये इधर की तरफ, और इसको हम पीछे बढ़ाएंगे तो यहाँ पर ये मिलती हुई प्रतीत होगी। तो अवतल दर्पण में, कन्वेक्स मिरर में प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद मिलती हुई प्रतीत होती है और इसमें मिलती है। तो मुख अक्ष के समानांतर यहाँ भी प्रकाश की किरणें लिखे जो दर्पण के एक मुख अक्ष के एक निश्चित बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत हो रही है, तो इसको भी फोकस कहेंगे और यहाँ रियल मिल रही है तो इसको भी मुख फोकस कहेंगे। अब ये मुख फोकस दूरी क्या होता है। अब मुख फोकस दूरी की अगर हम लोग बात करें तो हम लोग देखेंगे कि ये मुख फोकस
फोकस है और यहाँ पर ध्रुव है, ये मुख्य फोकस है और यहाँ पर ध्रुव है। तो इस ध्रुव को, ठीक है ना, इस ध्रुव से इस केंद्र के फोकस बिंदु के दूरी को ही फोकस दूरी कहते हैं। फोकस दूरी है, कहाँ कहाँ की दूरी है, मुख्य फोकस और कहाँ, ध्रुव के, ध्रुव जो है और मुख्य फोकस है, इसकी दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, फोकस दूरी। ये ध्रुव है और ये ध्रुव है और ये मुख्य फोकस है, इसके बीच की दूरी को हम लोग फोकस दूरी कहते हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि ये मुख्य फोकस है क्या है, मुख्य फोकस दूरी क्या है, और अनपरिभाषिक के जो शब्द है इस सारे को हम लोग गोलीय दर्पण